वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट। आई एम स्वाति और आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अपन आज सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस कर रहे हैं। आई बिगिन विद चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स एंड with the coming videos I'll cover all the derivation which hopefully help you in your 2025 board exam. So let's begin with that. Okay, so let's begin from chapter 1 which is electric charges and field. तो इसके अंदर सबसे पहले अगर अपन देखें तो चार्जेस आते हैं। तो चार्जेस के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन कर लेना इट्स इनफ। उसके बाद कॉलम्स लॉ आता है। कॉलम्स लॉ की मेजर डेफिनेशन एंड फॉर्मूला है। एंड देन उसके बाद हम देखें तो कॉलम्स लॉ आता है वेक्टर फॉर्म में। ये कई बार पूछा जाता है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये एक बार अपन देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, बिल्कुल जो वेक्टर्स के लॉ है वही अपन इसमें देखने वाले हैं, कुछ नया नहीं है। सो सपोज करो कार्टेशियन प्लेन है। इस कार्टेशियन प्लेन में कंसीडर करो 2 पॉइंट चार्जेस। कंसीडर 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 पे, एट पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2 पे। तो यहाँ पर अपन ने फर्स्ट Q1 देखा एट R1 पोजीशन पर, फिर हमने यहाँ पर Q2 देखा एट पोजीशन R2 पर, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है। अब इनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपन देख लेते हैं जो Q1 एंड Q2 को ज्वाइन करें। यहाँ से यहाँ तक ले लो R21 वेक्टर। दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो दोनों पे रिपेलिंग फोर्स लगेगा। ये फोर्स ले लो 2 ड्यू टू 1 और ये फोर्स लगेगा ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। सो नाउ द डिस्टेंस अगर हम देखें, द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 गिवन बाय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, गिवन, ये सब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बस समझाने के लिए मैं तुम्हें बताया है। बट जितना लैंग्वेज लिखोगे, बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे, इट मेक्स योर कॉपी वेरी इंटरेस्टिंग, आंसर शीट थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो यहाँ से समझाने के लिए अगर वेक्टर लॉ देखो, ट्रायंगुलर वेक्टर लॉ, तो R1 प्लस R12 इज इक्वल्स टू R2। अब लिख सकते हो R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। तो नोटेशन हमने ऐसे लिए कि R21 वेक्टर जो है वो निकल कर आया R2 माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है, सॉरी। और यूनिट वेक्टर देखें इसका तो क्या होगा, R21 वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। वैल्यू डाल दो तो R21 हो जाएगा R2 माइनस R1 होल ओवर में मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है। नाउ एज पर कॉलम्स लॉ, जो तुम्हारे पास फोर्स होता है 2-1, मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। और अगर हम वेक्टर देखें तो R1, सॉरी 21 लिया ना अपन ने, तो इसको 21 लेते हैं। सो दिस इज R21 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और R21 कैप, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट कर दो तो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R21 का होल स्क्वायर, और इसका जो कैप था वो था R21 अपॉन दिस, दैट इज नीचे वाले की भी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर एंड दिस इज R2 माइनस R1 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1, ठीक है, एंड स्क्वायर ऑफ 1 क्यूब हो जाएगा। तो जो फोर्स आया सेकंड चार्ज पे ड्यू टू फर्स्ट वो हुआ K Q1 Q2
अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब एंड R2 माइनस R1. ठीक है, सो दिस इज सिंपली वेक्टर फॉर. और सिमिलरली हम 1 2 के लिए भी लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन 1 2, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 इज K Q1 Q2. और नीचे का जो चीज़ है वो चेंज हो जाएगी, R1 माइनस R2 के मॉड का होल क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा R1 माइनस R2. ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है, जब मैं ऐड कर रही हूँ, अगर हमें न्यूटन्स के थर्ड लॉ को प्रूव करना हो तो. ठीक है, ओके, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ का अगर हम देखें तो यू कैन मेक द नॉर्मल कार्टेशियन प्लेन जैसे अपन ऊपर बनाया था, वही दो चार्जेस को रख दो, Q1 एट अ पोजीशन वेक्टर ऑफ R1 पर, और एक पॉजिटिव चार्ज है Q2 एट अ पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 वेक्टर पे. ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 ले लो जो 1 से 2 की तरफ है, तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा F12. ठीक है, सॉरी F21 ले लो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. सो यहाँ पर जब हम इसका वो निकालें, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ R2 1 का होल स्क्वायर, और इसी डायरेक्शन में एक R2 1 कैप ले लो, तो ये हो जाएगा R2 1 कैप. नाउ अगर मैं फोर्स देखूं ऑन Q1 पर ड्यू टू Q2, तो ये वाला यहाँ पर होगा. ठीक है, और एक इस डायरेक्शन में तुम्हारे पास जा रहा होगा R12 का कैप और R12 का डायरेक्शन. तो जो R12 का मैग्नीट्यूड होगा वो R21 के बराबर होगा. ठीक है, बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक माइनस का साइन आ जाएगा. तो फोर्स अगर हम देखें 1 पर 2 की वजह से, दैट वुड बी K Q1 Q2 अपॉन में R12 के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और R12 का कैप. अब ये दोनों बराबर हैं तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. R12 की जगह R21 रख दो और 12 की जगह R21 का कैप रख दो, और ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो तुम्हारा F21 जैसा आया, एक माइनस का साइन बाहर निकाल दो. क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइन की वजह से माइनस का था. सो योर F12 वेक्टर comes out to be F21 vector with a minus sign. That means equal and opposite force, equal and opposite force. और ये प्रूफ कर रहा है कि कूलम्ब्स लॉ जो है it follows Newton's third law. This proves Coulomb's law follow Newton's third law. ठीक है, तो इन केस पूछा जाए तो तुम कर देना. ओके, अब नेक्स्ट जो चीज आती है कूलम्ब्स लॉ के अंदर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम, इन सब पे न्यूमेरिकल्स, बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन नहीं है. फिर आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड एक इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें इंपॉर्टेंट है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसके बाद आता है डाइपोल. तो हम सेकेंड जो कर रहे हैं वो अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल करते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल, a combination of two equal and opposite charge separated by a very small distance. उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पर. सो इन इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले अपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? कंसीडर अ डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस q, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2l या 2a, कुछ भी ले लो, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a ले लेती हूँ मैं. सो एक डाइपोल बना के बता दो सबसे पहले. तो यहाँ पे तुम्हारे पास दो चार्जेस रखे गए हैं, प्लस q
और ये माइनस क्यू है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a। फाइन। अब देखो हर डेरिवेशन में ना कुछ चीज़ याद रखनी होती है और बाकी बाय उसमें फ्लो में चल जाती है, जैसे मैथ्स हो गए वो तो तुम कर लोगे। तो इसमें बस ये डाइपोल ध्यान रखना है। तुम्हें पता ही है कि डाइपोल होता क्या है। अब क्या याद रखना है कि एक्सियल लाइन पर कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर अ पॉइंट P ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन कौन सी होती है? जो अलोंग द डाइपोल होती है, एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट सेंटर, ये याद रखना है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस r from the center of dipole, from the center of dipole, ठीक है। सो इफ दिस इज द डाइपोल, इसका एक और दोबारा से मतलब डायग्राम बना लेते हैं हम। डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखना। ये प्लस हो गया और ये माइनस क्यू हो गया सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2a, और इनका एक सेंटर पॉइंट ले लो। सो लेट्स से दिस इज द सेंटर पॉइंट। इसके सेंटर पॉइंट से एट अ डिस्टेंस ऑफ r पर एक पॉइंट हम ले लेते हैं P, ओके। सो अगर ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस a हो जाएगा और ये डिस्टेंस a हो जाएगा, a हो जाएगा। जो प्लस क्यू चार्ज है वो कैपिटल A पर रखा गया है और ये जो है वो कैपिटल B पे रखा गया है। तो कैपिटल A से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा? यहाँ तक R है सेंटर तक और उसके आगे A है तो R प्लस A, और B से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा R माइनस A, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बारी आ गई। B नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है। तो P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो B की तरफ जाएगी और A से अवे जाएगी। बस ये P पॉइंट कहाँ पर है, डायमेंशंस वगैरह ये बस समझने वाला, ये याद रखना है। अब बाकी सब चीज़ें जो है वो बाय डिफॉल्ट चलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ EB है वो ज़्यादा होगा A से। ये भी अंडरस्टूड है, क्यों? क्योंकि B वाला चार्ज पास है, दोनों चार्जेस सेम है, तो जो पास होगा वो ज़्यादा फील्ड लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। तो ये अपन ने लिख दिया। अब अपन सीधा क्या बोलेंगे कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट okay, so net electric field at point P due to both the charges कितनी हो जाएगी? तो E नेट जो हम देख रहे हैं वो होगी EB माइनस EA, ओके। अभी हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। नाउ जो EB है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड एट A and B are कितनी हो जाएगी? EB आपके पास हो जाएगी KQ और ये वाला डिस्टेंस R माइनस A वाला, KQ R माइनस A का होल स्क्वायर, और EB जो A जो होगी वो होगी KQ R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस पूरा यहाँ से यहाँ तक R प्लस A है। तो E नेट हुआ इन दोनों का माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो हमने क्या लिख दिया। अब ये सब कुछ चीज़ें मैथ्स है, ये तुम्हें फॉर्मूला पता है KQ/R² होता है, तो अब इसको नहीं याद रखना है हमें, ये मैथ्स है, ये प्रैक्टिस करोगे एक बार क्लियर हो गया, लिख करके देख लो, हो गया। KQ बाहर निकाल लिया, R माइनस A का होल स्क्वायर -1/R प्लस A का होल स्क्वायर, अगेन मैथ्स। अब क्या करोगे, एलसीएम ही लोगे, तो दोनों स्क्वायर है तो दोनों का कॉमन R माइनस A और R प्लस A मैंने एक साथ कर दिया और दोनों का स्क्वायर कंबाइन कर दिया मल्टीप्लाई में, ठीक है। R माइनस A है तो एलसीएम में R प्लस A का होल स्क्वायर और ये R माइनस, बहुत नॉर्मल मैथ्स है ये, ओके। तो E नेट आपके पास चल रहा है KQ। अब इसकी आइडेंटिटी खोल दे, A प्लस B का होल स्क्वायर A माइनस B का होल स्क्वायर, तो R² प्लस A² प्लस 2RA, ये होगा -R² माइनस E² प्लस 2RA, क्योंकि बाहर माइनस है तो वो चेंज हो जाएगा। नीचे A माइनस B A प्लस B की आइडेंटिटी लग रही है, दैट इज R² माइनस A² की पावर होल स्क्वायर, ये कट गए। तो E नेट तुम्हारे पास क्या निकल कर आया, KQ 4RA अपॉन में
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ हमें पता है अगर मैं Q इंटू 2A लूँ तो ये P होता है, इसको हम डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। तो इसको डाइपोल मूवमेंट के टर्म्स में लिख दो। तो E जो एक्सियल पर आ रहा है अब वो कितना हो रहा है K, Q इंटू 2A ले लिया तो एक 2 रह गया और P बन गया और एक R रह गया अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम इसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करें तो ये तुम एज पर फिगर बता सकते हो कि क्योंकि ई भी हमने बड़ा लिया है तो ऑब्वियस सी बात है ई नेट इधर होगा और जो डाइपोल की डायरेक्शन होती है डाइपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है पी कैप। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम एज पर द फिगर ई एक्सियल को हम लिख सकते हैं 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको तुम याद रख लो कि डाइपोल की वजह से क्या होगा। ठीक है, अब इसी के अंदर हम एक कंडीशन लगा देते हैं। अब अगर क्वेश्चन में पूछा है तो कंडीशन क्या हो सकती है फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए। अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं बोला तो फिर वहीं तक होगा। तो शॉर्ट डाइपोल मतलब डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी है इन रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो ए बहुत छोटा तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा और सीधा सीधा आ रह जाएगा। तो ए एक्सियल जो आया वो आया तुम्हारे पास 2kpr, ए को इग्नोर कर दो, आर स्क्वायर की पावर स्क्वायर इज आर की पावर 4 पी कैप ऑफ आर और वो कट जाएगा। तो यहाँ से ई एक्सियल जो शॉर्ट डाइपोल के लिए आया वो तुम्हारा हो गया 2kp बाय आर क्यूब पी कैप। अब तुम्हें पता ही है कि आर क्यूब से वेरी करता है तो ये इसकी वैल्यू बहुत जल्दी नीचे जाती है। अगर तुम इसका डायग्राम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ तो ये बहुत ऐसे स्टीप जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो इक्वेटोरियल पर आ जाता है। इलेक्ट्रिक field at equatorial line of an electric dipole से। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन इसके परपेंडिकुलर जाती है। तो सपोज अब यहाँ पे भी वही लिख सकते हो सेम टू सेम कट कॉपी पेस्ट कि ये वाली लाइन कंसिडर डाइपोल हैविंग चार्जेस प्लस माइनस q सेपरेट बाय डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं कि कंसिडर अ पॉइंट p, ठीक है, एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर, at a distance r from its center से। ठीक है, सो अब अगेन डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको प्लस क्यू ले लो, इसको माइनस क्यू ले लो और इनके सेंटर से अगर ये सेंटर नहीं हम कंसीडर कर सकते ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये माइनस क्यू हो जाएगा। थोड़ी सिमेट्री तो देखो होनी चाहिए ना, सेंटर बोला तो सेंटर ही लगना चाहिए। तो सेंटर से हमने एक पी पॉइंट ले लिया। ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, अगेन इसकी लेंथ 2a है ही। ओके, तो यहाँ तक a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। अब इसको कर दो ज्वाइन, थोड़ा सा अपन इसको नीचे कर देते हैं, ये पी पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो एंड there is some real problem today. I don't know, but some technical issue is there. अभी ये प्रॉब्लम करेगा। I don't know what is happening. Okay, I'll be back. Okay, so इसको यहाँ से ज्वाइन कर लो, ये तुम्हारा P पॉइंट हो जाएगा
और यहाँ से भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये P पॉइंट है और इन दोनों को ले लो अगेन A और B, ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास ये डिस्टेंस A है, ये वाला डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस R है, तो ये कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पैथागोरस से। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पैथागोरस से, ठीक है। A से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो रेडियली आउटवर्ड जाएगी EA, और B की वजह से भी रेडियली आउटवर्ड जाएगी विच इज EB, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इट इन सम डायरेक्शन, तो हम इसको रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स और वाई में। I don't know, there is literally some major problem today. In recording this lecture, there are a lot of hurdles, but see, hurdles are part of life. रुकना नहीं चाहिए, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। You should not. I don't know what is the problem today. Okay, let's do this. Major problems. Anyway, so let's take a theta angle here, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करें तो ये भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट बन रहा है। एंड बाय सिमेट्री दिस इज थीटा। नाउ रिजॉल्विंग इट, दिस इज EA cos थीटा, ये हो जाएगा EB cos थीटा, ठीक है। नीचे की तरफ रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा EB sin थीटा, और ऊपर की तरफ करोगे देन यू गेट EA sin थीटा। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट यू कैन से, कंसिडर पॉइंट P एन इक्वेटोरियल लाइन पर अपन ले लिया और ये सारा तुमने इसको शो कर दिया। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें एट अ पॉइंट P पर, at a point P, due to charges placed at A and B, तो E net जो होगा basically has two components, ठीक है। तो हम इसको सीधा कर देते हैं कि has two components along x axis या horizontal या y axis vertical लिख दो तो along x and y axis। तो अगर हम EX निकालें सबसे पहले, which is पहले पर अपन मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, उसके बाद अपन डायरेक्शन देख लेंगे। तो EX अगर हम देखें which is horizontal, so that EX comes out to be EA cos theta plus EB cos theta. Now या अपन सबसे पहले EA EB भी निकाल सकते हैं। So it's बेटर कि EA EB निकाल के फिर अपन कंपोनेंट्स में देख लें। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्जेस प्लेस्ड इन B हैज टू कंपोनेंट्स कर दिए along x axis and y axis. Now electric field due to charges placed at A and B are, तो तुम्हारे पास EA जो होगा वो क्या हो जाएगा KQ/R², एंड R अगर तुम देखो तो ये वाला है R² प्लस A² का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ R² प्लस A² का होल स्क्वायर। एंड EB भी जो होगा वो सेम ही होगा बिकॉज Q चार्ट सेम है, डिस्टेंस साइन हम लेते हैं नहीं, डिस्टेंस भी सेम है R² प्लस A² का अंडर रूट। तो अब ये भी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट डायग्राम से तुम्हें याद नहीं रखनी है, बस एक बार डायग्राम अच्छे से याद हो गया तो ये चीज़ें तुम लिख सकते हो। एंड ये शो कर रहा है कि EA और EB दोनों के दोनों बराबर है, जिसको मैंने एक E ले लिया एंड इट्स वैल्यू इज KQ अपॉन में R² प्लस A², ठीक है। नाउ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो जो EX होगा दैट इज द हॉरिजॉन्टल वन, वो तुम्हारे पास क्या होगा EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा, राइट। यही दो कंपोनेंट्स थे।
और ए ए बी दोनों सेम है, तो इसको क्या मैं 2e cos थीटा लिख सकती हूँ क्योंकि उसको अपन ने e माना है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 2e इज के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा अगेन राइट। तो यहाँ से जो ई एक्स निकल कर आया वो हुआ 2 इंटू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एंड दैट कॉस थीटा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो दैट कॉस थीटा कम्स आउट टू बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज दिस ए, हाइपोटेन्यूस इज दिस, तो ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम से तुम निकाल सकते हो। तो बस ये देखो कि हमें क्या याद रखना है, क्योंकि मेजर चीजें जो हैं वो फ्लो के साथ चल जाएगी मैथ से या जो बेसिक है। तो दैट कम्स आउट टू बी 2k/a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और अगर y कॉम्पोनेंट देखें अपन, दैट इज वर्टिकल वन, तो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ई ए कॉस थीटा ऊपर है, ए बी साइन थीटा नीचे है, तो माइनस का साइन आएगा, दैट इज ई ए साइन थीटा माइनस ई बी साइन थीटा, ई ए बी दोनों बराबर, तो ये सीधा सीधा क्या हो गया, 0 हो गया। तो ई नेट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई वाई का होल स्क्वायर, ई वाई तो है ही 0, तो सिर्फ क्या रह गया, ई एक्स का स्क्वायर, दैट इज ई एक्स, एंड ई एक्स कितना आ रहा था 2k/a अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, फाइन। एंड ई इक्वेटोरियल तुम्हारे पास निकल कर आ गया 2k/a अपॉन में दिस, एंड जो पहले क्या था कि q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p, वो हम यहां पर भी लिख सकते हैं। सो इक्वेटोरियल पर जो आई वो हुई 2qa को p लिख दो, तो दैट इज kp अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब अपन डायरेक्शन देखें तो एज पर द डायरेक्शन, क्योंकि एक्स ई एक्स के अलॉन्ग की आ रही है ई नेट, और माइनस से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होता है पी कैप, तो इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन इधर है, तो दोनों अपोजिट हो गए। तो एज पर द डायरेक्शन वाइज ये माइनस पी कैप आएगा क्योंकि अपोजिट गया। तो अगर हम डायरेक्शन कंसिडर करें तो इक्वेटोरियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो आ रही है के पी अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस पी कैप। ओके, हैव टू रिमेंबर दिस, फाइनल वाला बस। और अगेन अगर इसमें भी हम एक कंडीशन लगा दें, कौन सी कंडीशन, शॉर्ट डाइपोल की, फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो जो उसका डायमेंशन होगा वो बहुत छोटा होगा आर से, तो इसको हम इग्नोर कर सकते, सिर्फ आर रह जाएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इक्वेटोरियल पर वो हो गई के पी अपॉन में आर की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीधा सीधा आर क्यूब आ गया विथ माइनस पी कैप। इजी इजी इन द सेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या याद रखना है एंड क्या सीधा चलेगा। और यहाँ से तुम्हें एक रिलेशन समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक्सियल पर मैग्नीट्यूड वाइज ही, वो डबल होती है इक्वेटोरियल के। ये भी प्रूफ कर सकते हो। अब जैसे 3 नंबर में आ गया, इसको प्रूफ कर दो, तो यू हैव टू राइट द होल डेरिवेशन। सीधे ऐसे नहीं लिख सकते हो कि सीधा फॉर्मूला लिख दिया। 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाए डायरेक्ट लिख सकते हो, बट यार 3-5 मार्क्स वाले में यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग विद डेरिवेशंस एंड स्टफ। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डायपोल को उठा करके रख देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कोर्स में है, और फिर देखते हैं कि तब क्या होता है। ओके, सो अब अपन नेक्स्ट काम इस पे करते हैं। Think so it should be 3rd. You can pause, you can check the derivations, and if you need its PDF you can comment below. I will provide you the link जहाँ से तुम इस PDF को एक्सेस कर सकते हो, ये जो डेरिवेशन है इसको देख सकते हो। else you can pause the video and you can just write your derivations down. 3rd अपन लेते हैं what happened with a dipole जब उसको अपन ने यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया। ठीक है, सो डाइपोल
इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म ही है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, बट नॉन यूनिफॉर्म पढ़ लेना फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पैरेलल वायर, पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस। ठीक है, इक्वली स्पेस्ड लाइंस जो होगी और पैरेलल दैट शोज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी कई बार पूछा जाता है कि भैया शेप बता दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की शेप्स याद होनी चाहिए बच्चों, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, दे आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये अपन ने यूनिफॉर्म फील्ड बना दी। इसके अंदर हमने रख दिया एक डाइपोल कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर है -q और यहाँ पर है +q। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E की, तो हमने यहाँ पे कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मान लिया E, एंड अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द फील्ड। ठीक है, at an angle of theta with electric field, at an angle of theta with electric field. That means कि अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तक तुम्हारे पास ये डाइपोल मूवमेंट है, there is some ghostly activity in my device. I don't know. I just don't understand what I'm come back. ओके, सो नेगेटिव से पॉजिटिव तक तुम्हारा जाएगा डाइपोल मूवमेंट। इसको पी कैप कर लो, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। फाइन, अब जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो कैसे लगेगा? पॉजिटिव पे जो फोर्स लगता है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है विच इज QE। ठीक है, और नेगेटिव पे इन द अपोजिट डायरेक्शन में लगता है QE। ये फोर्स लग रहा है इस पे, ये फोर्स लग रहा है पॉजिटिव वाले पे। सो हम कंसिडर कर सकते हैं द नेट फोर्स on both the charges of the dipole are equal and opposite in direction. तो जो F net हो जाएगा, therefore वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 0, बट उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। बट ड्यू टू different line of action of force, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि QE प्लस -QE, तो नेट 0 हो गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि अगर अपन F मैग्नीट्यूड में देखें तो डायरेक्शन अपोजिट है। सो ड्यू टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, a couple force generate and rotate the object which is dipole। ठीक है, therefore जो टॉर्क होगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, वो क्या हो जाएगा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है, कोई सा भी वन ऑफ द फोर्स ले लो एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो जैसे सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे फोर्स लग रहा है QE, यहाँ पे फोर्स लग रहा है QE, दिस इज 2A, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये वाला। ठीक है, ये थीटा एंगल है, ये अगर हम परपेंडिकुलर माने और ये हाइपोटेन्यूस है ही, तो ये 2A साइन थीटा हो जाएगा सीधा सीधा। तो टॉर्क क्या होता है? वन ऑफ द फोर्स विच इज QE एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 2A साइन थीटा। अगेन Q इंटू 2A जो होता है वो P होता है, डाइपोल मोमेंट। सो हम यहाँ से टॉर्क को निकाल सकते हैं एज PE साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये बन गया, एंड हम इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E, क्योंकि P साइन थीटा एक वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है,
तो थीटा जो है ये बेसिकली एंगल है किसके बीच में, पी और ई में, वही अपन ने निकाला था, पी कैप और ई डायरेक्शन में निकाला था। ओके, तो यहां से हमें अगेन तीन चीजें समझ में आती है कि अगर मैं थीटा 0 डिग्री ले रही हूं तो टॉर्क सीधा सीधा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले रही हूं तो टॉ मैक्सिमम रहेगा विच इज पीई, और अगर मैं थीटा 180 डिग्री ले रही हूं तो अगेन टॉ क्या हो जाएगा, 0। तो जब टॉर्क 0 है, फोर्स 0 है, तो वो किस में होगा, इक्विलिब्रियम में। तो इन दोनों केसेस में इक्विलिब्रियम आता है, बट स्टेबल है अनस्टेबल है वो हम पोटेंशियल एनर्जी से निकालते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो यही है कि वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। ओके, तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल हम देखें तो हम कंसिडर करते हैं कि कंसिडर द डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल डी थीटा से। The dipole is rotate by small angle d theta, ठीक है। तो जो स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन ऑन द डाइपोल, वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स यहाँ पे टॉर्क है, डिस्प्लेसमेंट डी थीटा है। तो जो टोटल वर्क डन होगा, या इसको पहले अपन लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू, टॉर्क कितना निकाला, पीई साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल वर्क डन अगर हमें चाहिए, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल, रोटेटिंग द डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक, फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ पीई साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम इंटरवल C1 से थीटा 2 तक। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, क्योंकि माइनस का साइन है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, बट माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, ठीक है। ओके और कई बार हम कहते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो वर्क डन के बराबर है, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। बट हम एक कंसीडर करते हैं एक कंडीशन जिसमें हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। कंसीडर अ डाइपोल इज प्लेस्ड एट थीटा 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पर, ठीक है, जहाँ टॉर्क मैक्सिमम होगा बट वर्क डन वहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस आ रहा है, जिसको हमने इसका रेफरेंस पॉइंट ले लिया, और वहां से रोटेट हुआ, इज रोटेट टू सम एंगल, टू सम एंगल थीटा तक, ठीक है। दैट मीन्स थीटा 2 इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा वर्क डन हुआ वो हुआ पीई कॉस 90 डिग्री minus cos theta, that comes out to be P cos 90 is 0 minus PE cos theta, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कि ये जो है वो एज अ स्टोर्ड होगा पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो U यहाँ से तुम्हारा निकल कर आया माइनस PE cos थीटा। तो इसकी भी तीन कंडीशन है। अगर मैं थीटा 0 डिग्री लेती हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है माइनस पीई, 90 डिग्री ले रही हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही आएगी क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क है तो वो काइनेटिक ही रहेगा, और थीटा 180 डिग्री ले रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है प्लस पीई। तो जो माइनस पीई होता है दैट इज बेसिकली एक स्टेबल है, यहाँ तो इक्विलिब्रियम है ही नहीं, और ये एक तुम्हारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये कंडीशन भी कई बार पूछी जाती है कि स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताओ डाइपोल का, ठीक है। सो वर्क डन से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल करके बता सकते हैं कि वो स्टेबल है अनस्टेबल है। तो डाइपोल में ये तीन टॉपिक जो थे वो डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद अपन चलते हैं गॉस पर। तो जो कितना अपन ने कवर कर लिया, सेकेंड अपन ने कवर करा डाइपोल का, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और अब अपन थर्ड चल रहे हैं गॉस पर, फ्लक्स एंड गॉस पर। तो थर्ड अपन चल रहे हैं
गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पर। ये इंपॉर्टेंट है यार, ये कई बार ना आ जाती है। 3 एप्लीकेशन हमारी एनसीईआरटी में, उसको अच्छे से कर लेना। गॉस थ्योरम पता होना चाहिए कि टोटल चार्ज इनक्लोज इज 1/एप्स, जो टोटल फ्लक्स होता है किसी इनक्लोज बॉडी से वो 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन इट होता है। इसका प्रूफ हम देख सकते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम का। कहाँ से? कूलम से। तो कूलम ने लॉ दे दिया था, गॉस बाद में आया था। तो कूलम की लॉ से ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, मतलब कूलम के अंदर हमने फोर्स लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी बाय यूजिंग इट्स फर्स्ट प्रिंसिपल की डेरिवेशन दैट F इज इक्वल्स टू क्यू ई, या इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q बाय F बाय Q, और F की वैल्यू हमने डाल करके KQ/R² निकाला था। तो वो वाला जो चीज़ है वो पहले से थी। तो हमें अगर गॉस थ्योरम प्रूव करना है तो हम उसको लेके चलेंगे। अब इसमें क्या याद रखना है, क्योंकि गॉस है तो एक एनक्लोज बॉडी चाहिए, चार्ज चाहिए। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ एक एनक्लोज स्फेरिकल बॉडी। कंसिडर अ स्फेरिकल कंडक्टिंग, कंसिडर स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस स्मॉल r ले लो, ठीक है, हैविंग a positive charge uniformly distributed on it, having a positive charge uniformly distributed over it, distributed on it, ठीक है। तो हमने कंसीडर करा एक स्फीयर, इस स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टिंग है, तो देखो बाहर ही रहेगा, अंदर वो नहीं जाएगा। तो सेंटर से हमने एक r डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। एंड सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? KQ/R², रेडियली आउटवर्ड। ये तो बिल्कुल बेसिक है। नाउ कंसिडर अ स्मॉल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर का, कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट, कंसिडर स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds, ठीक है, ऑन द स्फीयर पे। तो हमने यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया ds का, एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसके लिए ds है, और इसका n कैप क्या होगा? बाहर होगा। तो हम बोल सकते हैं therefore the normal vector जो एरिया का है, द नॉर्मल वेक्टर या द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बोल सकते हो क्योंकि वो नॉर्मल वेक्टर उसी का ही है। therefore the direction of area vector is in the direction of electric field, is in the direction of electric field में ये है, ठीक है। तो as per फ्लक्स से, एज पर द फ्लक्स, या अपन सीधा बोल सकते हैं therefore फ्लक्स जो होगा फ्रॉम द बॉडी वो कितना हो जाएगा? E.ds होता है, वो भी हम कर चुके, गॉस ने नहीं बोला था ये। तो जो फायर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी फ्रॉम फर्स्ट से वो KQ/R² थी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से फाई हो जाएगा E क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, और E की वैल्यू रख दो KQ/R², क्योंकि चार्ज फिक्स्ड है और R भी फिक्स्ड है, ठीक है। एंड द क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds विल गिव मी व्हाट? इसका टोटल सरफेस एरिया विच इज 4πr², ठीक है। एंड k की वैल्यू अगर हम डालें 4πε0 r² इंटू 4πr², r² से r², 4π से 4π, तो ये जो टोटल फ्लक्स निकल कर आया वो हुआ Q अपॉन में ε0, वे Q इज द टोटल चार्ज, वेयर Q इज द टोटल
एनक्लोज्ड चार्ज, जस्ट हम आउटसाइड पर ही उसका एक स्फीयर मान रहे तो वो एनक्लोज हो जाएगा. दिस प्रूव्स व्हाट? गॉस लॉ. ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है, छोटा सा प्यारा सा है. इसके बाद अपन चलते हैं इसकी एप्लीकेशन पे. ओके, तो जो हम नेक्स्ट है वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम. एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के अंदर अपन 3 चीजें करेंगे. एक इनफाइनाइट वायर के लिए, एक इनफाइनाइट शीट के लिए और एक स्फेरिकल शेल के लिए. जनरली यही आती है, बट हाँ इसके ऊपर क्वेश्चंस कंसेप्ट बेस्ड वो काफ़ी आ जाते हैं. मैंने कहा उसमें अपन डिस्कस भी करें तो यू कैन चेक दैट आउट. ठीक है, तो सबसे पहले अपन दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज्ड, पॉजिटिवली मान लो, इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर के लिए. ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी तुम्हें गिवन होगी, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. ठीक है, तो हमने क्या करा, कंसिडर अ वायर, इनफाइनाइट वायर बेसिकली, कंसिडर एन इनफाइनाइट वायर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, having linear charge density lambda, having linear charge density lambda. linear charge density क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो कंसिडर करो एक इनफाइनाइट वायर है जो कि पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी वो आउटवर्ड निकल रही होगी, सिलेंड्रिकली आउटवर्ड हो रही होगी, पूरी ऐसे बाहर जा रही होगी. राइट, तो अब यहाँ पर क्योंकि सिलेंड्रिकल होगा तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, consider a cylindrical Gaussian surface. Gaussian surface हम अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं, बट इट शुड बी सिमेट्रिकल. और यही खूबी थी इसकी कि जो बहुत अतरंगी शेप वाले हैं जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए जो डीएस का इंडिकेशन है वो टिपिकल होगा, तो उसके लिए हम गाउसियन सरफेस बना सकते हैं और दैट शेप जो सिमेट्रिकल है एंड जिनका एरिया वगैरह हमें पता है. तो यहाँ पे अपन एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस माना जिसका लेंथ L है एंड रेडियस R है. रेडियस वही है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वेयर R इज ऑल्सो द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीड टू बी कैलकुलेटेड. ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है बिल्कुल उसी ही पॉइंट पर हम बना लेते हैं एक गाउसियन सरफेस. सो ये ले लो एक गाउसियन सरफेस, इसकी लेंथ L है और रेडियस R है. तो ये L हो गया, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है. ठीक है, अब इस गाउसियन सरफेस की 3 सरफेस हो गए. ये पहला सरफेस जो सर्कुलर है, और फिर ये सेकंड सरफेस, और नीचे वाला अगेन थर्ड सरफेस. अब अगर इनका एन कैप देखूं तो इसका एन कैप ऊपर जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दैट इज दोनों के बीच में 90 डिग्री का है. इसका एन कैप नॉर्मली आउटवर्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसका एन कैप अगेन परपेंडिकुलर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम क्या करेंगे, जो टोटल फ्लक्स होगा वो निकाल लेंगे. टोटल बहुत सिंपल से, फ्लक्स निकालो, ई डॉट डी एस से फ्लक्स निकालो, क्यू बाय एप्सिलॉन से दोनों को इक्वेट कर दो, ई आ जाएगा. एज सिंपल एज दैट. सो टोटल फ्लक्स फ्रॉम द
गॉसियन सरफेस। यहाँ पे मैं जो डेरिवेशन लिख रही हूँ वो बिल्कुल उस तरीके से लिख रही हूँ कि तुम बोर्ड में लिखो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स बिकॉज सिस्टमेटिकली पॉइंट टू पॉइंट एवरीथिंग you can write along with the neat and clean diagrams. तो total flux from the Gaussian surface जो phi होगा net वो इन तीनों surface का sum होगा. First का E dot ds, second का E dot ds and third वाले का E dot ds. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट देखिए तो 90 डिग्री का एंगल है, तो पहले तो तुम लिख दो कि फर्स्ट में आ रहा है ई डी एस कॉस 90 डिग्री, जो सीधा सीधा जीरो हो जाएगा. सेकंड सरफेस के अंदर 0 डिग्री है तो यहाँ नहीं होगा. अगर हम सेकंड सरफेस का ले तो ये होगा ई डी एस कॉस 0 डिग्री, बट कॉस 0 1 होगा. एंड थर्ड वाला अगेन यहाँ पे 90 है, तो क्लोज इंटीग्रल थर्ड वाले का ई डी एस कॉस 90 डिग्री. दिस जीरो, तो जो फाई आया तुम्हारे पास वो आया ई डी एस, क्योंकि कॉस 0 1 होता है. नो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर निकालेंगे. क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस किसका, सेकंड वाले का. अब सेकंड है क्या, कैसा सरफेस है, ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है. तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर एल. दैट मीन्स योर फ्लक्स कम्स आउट टू बी ई इंटू 2 पाई आर रेडियस था, एल लेंथ ली थी हमने, और इसको डाल दो फर्स्ट इक्वेशन. अब लो गॉस से, यूजिंग गॉस लॉ से जो फाई होता है वो क्यू एनक्लोज्ड होता है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है. तो यहाँ पे जो क्यू एनक्लोज्ड होगा वो कितना होगा, एल लेंथ तक चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ में लैम्डा है, तो एल लेंथ में क्या होगा, ए को ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज लैम्डा एल. तो फाई आपके पास क्या निकल कर आया, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको सेकंड मान लो. अब इक्वेट कर दो, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही फाई के बराबर हैं. तो E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट. अब देखो एल और एल कैंसिल हो गया, दैट मीन्स लेंथ पे फर्क ही नहीं पड़ता. अगर कोई सोचे कि हम कितनी लेंथ ले गॉस की, कितनी लें, अगर ऐसे सोचे तो इन दी एंड वो एल कट गया, उसका कोई रोल ही नहीं था. रोल था आर का, कि कितने डिस्टेंस पर लेना है, जितने डिस्टेंस पर लेना है वहीं पर ही गॉस बना दो, लेंथ मैटर ही नहीं कर रही. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा क्या निकल कर है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट. और अगर ऊपर 2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा तो नीचे बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर विच इज के. तो इसको 2 के लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 के लैम्डा बाई आर लिख सकते हैं. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई वो हुई 2 के लैम्डा बाई आर फॉर द इनफाइनाइट वायर के लिए. पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड, और अगर नेगेटिव होगा तो वैल्यू ये रहेगी बट वो रेडियली इनवर्ड जाएगी. एंड अगर हम इसका डायग्राम देखें तो ये 1 बाय आर से वेरी कर रहा है, तो ये भी कुछ ऐसा ही जाएगा, नॉट दैट स्टीप बट या फाइन. अब इसी के अंदर सेकंड आ जाता है इनफाइनाइट प्लेन शीट से. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट से. अब यहाँ पे हमें गिवन होगा हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. हमेशा ध्यान रखना जो भी तुम्हें वेरिएबल्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उसी के टर्म्स में आंसर आएगा. अगर तुमने कोई बीच में वेरिएबल्स चूज करें तो या तो उसको कन्वर्ट करो या वो कट जाएंगे. बेसिकली वही वेरिएबल्स रहेंगे जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है. कुछ भी नहीं गिवन है, खुद से मान के चल रहे हो इनिशियल, तो उसी में ही आंसर दो. ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं एक इनफाइनाइट शीट. ठीक है, तो हम कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट, infinite plane sheet which is positively charged हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट होगी और जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है. हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. ठीक है,
तो ये इसकी सिग्मा होगी प्लस सिग्मा। अब हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। स्क्वायर भी कर सकते हो, सिलेंडर कर सकते हो, कई उसमें सिलेंडर गिवन है तो अपन सिलेंडर पे ही चलते हैं। तो कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस और इसका मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेती हूँ सीधा। हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले लेती हूँ एंड लेंथ जो है वो 2r ले लो। 2r ले लिया। वेयर r इज द डिस्टेंस where electric field needs to be calculated. Where electric field needs to be calculated. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप के अंदर गॉसियन सरफेस लिया और जिस पॉइंट पर यहाँ पे निकालनी है तो ये लेंथ तुम्हारी होगी r और सिमिलरली यहाँ पे भी होगी r। तो ये फर्दर भी r हो गया। इसका जो ये एरिया है वो a है, इसका भी a होगा, इसका भी a होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इधर से भी बाहर जाएगी, इधर से भी बाहर जाएगी। अगर ये प्लेन शीट है, इधर भी निकल रही होगी, इधर भी निकल रही होगी और ऐसे एक सिलेंडर हमने रख दिया। अब सिलेंडर के अंदर जो इसका एन कैप है वो इधर जाएगा, इसको एरिया 1 ले लो, और जो कर्व सरफेस है उसका एन कैप इधर जाएगा, इसको सेकंड ले लो। जैसे अपन ने पिछला किया था बिल्कुल वैसा ही है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ बराबर है 0 डिग्री में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है 90 डिग्री का एंगल और यहाँ अगेन 0 डिग्री है, उल्टा हो गया। तो हमें अगेन क्या निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। टोटल फ्लक्स passing through the Gaussian surface, phi E dot ds, तीनों का ले लेंगे। फर्स्ट, सेकेंड का और थर्ड का। E डॉट ds। अब इसमें फर्स्ट वाला 0 डिग्री पर है, सेकेंड 90 पर है, तो फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा E ds cos 0 डिग्री, सेकेंड वाला हो जाएगा E ds cos 90 डिग्री विच इज 0, और थर्ड वाला अगेन 0 डिग्री पर होगा। नॉर्मल के साथ एंगल देख लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो फाई निकल कर आया वो हुआ E फर्स्ट वाले का ds, इसका सरफेस एरिया अपन ने a माना है। अच्छा, अगर a नहीं मान करके तुम इसका रेडियस ले रही हो तो पाई r स्क्वायर रख देना, इट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। भाई रेडियस डिस्टेंस 2r कह दिया, रेडियस r कह दो या कुछ भी कह दो, तो पाई r स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सर्कुलर का पाई r स्क्वायर होता है। तो फाई कम्स आउट टू बी EA प्लस EA, दोनों का एरिया अपन ने A माना है तो 2EA हो गया। सो यहाँ से इस इक्वेशन को तो मान लो फर्स्ट। ठीक है, और अब लगा दो गॉस से। सो फ्रॉम गॉस लॉ जो फाई होगा वो Q एनक्लोज्ड होगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतने से एरिया में, ये एरिया था, इस एरिया में जो इनक्लोज होगा वो क्या होगा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इतने से एरिया का निकाला तो इसे से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्यू एनक्लोज हो जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा इंटू एरिया। तो यहाँ से जो फाई निकल कर आया वो सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको सेकंड मान लो, दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो फर्स्ट था 2EA इज इक्वल्स टू
सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ से भी ए कट गया, पाई आर स्क्वायर लेते तो वो पूरा कट जाता। तो इवेंचुअली इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पर आई, जो शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी उस पर डिपेंड कर रही है, ना गॉस के लेंथ के ऊपर कर रही है, गॉसियन सरफेस की लेंथ के ऊपर कर रही है, ना एरिया पे कर रही है। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस से। तो प्लेन शीट से इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का, इट कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज पेरिनिकल दिस इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, जैसे 2 पॉजिटिवली रख दी, इनके बीच में साइड में बताओ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रख दी, ऑफ सिमिलर सिग्मास ऑफ डिफरेंट सिग्मास, बीच में साइड में सब बताओ। तो वो वाले कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, थर्ड और लास्ट है वो है स्फेरिकल शेल की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से। ओके, तो स्फेरिकल शेल अगर हम देखें तो दिस इज, कंसिडर कर लो अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, कंसिडर अ स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग positive charge uniformly distributed over it, uniformly distributed over it। ठीक है, okay, light is getting down। okay, so now सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं फर्स्ट एक ऐसे पॉइंट पे जो इस स्फीयर के बाहर है। तो हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आर पे वेयर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर पे। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कंसीडर करा क्या, कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ही, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, और मैंने बताया था जहाँ पे निकालना है उसी का रेडियस ले लो। कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास एक शेल है आर का जिसपे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है एट अ डिस्टेंस आर, जो इससे बड़ा है। अगर हम वहाँ पे निकालें तो जस्ट कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, यहाँ पर ये एक दूसरा गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लो जिसका रेडियस क्या है, तुम्हारे पास स्मॉल आर है। नाउ जो फ्लक्स होगा फ्रॉम द गॉसियन सरफेस वो कितना होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड, और इसके लिए एन कैप भी बाहर होगा। ठीक है, तो फाई हो गया तुम्हारे पास क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो फाई हो जाएगा तुम्हारे पास ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, और डी एस किसका लेंगे, गॉसियन सरफेस का, विच इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, और नेक्स्ट हम गॉस से लेंगे। सो यूजिंग गॉस लॉ, फाई जो है वो कितना हो जाएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और जो क्यू एनक्लोज्ड है वो क्यू ही है। ठीक है, क्यू चार्ज ही अपन ने कंसीडर करा है। कंसीडर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस है, यहाँ पे अपन स्फेरिकल रेडियस है हैविंग पॉजिटिव क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट। इक्वेट कर दो इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2
तो जो E इंटू 4πr² है वो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो E है वो Q अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r² आया, विच इज सिंपली द KQ बाय r²। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज अ पॉइंट चार्ज, बिहेव एज पॉइंट चार्ज। तुम इसको सरफेस सिग्मा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। सिग्मा होता है टोटल चार्ज अपॉन में 4πR²। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कम्स आउट टू बी, ये भी आप पुट कर सकते हो, क्यू की जगह सिग्मा इंटू 4πR² अपॉन में 4π एप्सिलॉन नॉट r²। ये कैंसिल हो गया, 4π। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया दैट इज सिग्मा R² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट r² हो जाएगा। ठीक है, दोनों जो भी पूछा है उस हिसाब से निकाल सकते हो। अब अपन निकाल रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ शेल। ऑन द सरफेस ऑफ शेल देखिए दैट इज R इक्वल्स टू कैपिटल R में तो हम सीधा कह सकते हैं फ्रॉम अबव। अगर पूरा दिया है तो इसमें कर सकते हो, नहीं तो ऑन द सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस ले लो सीधा सीधा। तो फ्रॉम द अबव अगर R इज इक्वल्स टू कैपिटल R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा क्या आ जाएगी? KQ बाय कैपिटल R²। एंड अगर हम दूसरा देखें तो ये R और ये R सेम हो गया और सीधा सीधा वो आ जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो अपन ने पैरेलल शीट के लिए निकाला था, बट इस स्फीयर हो गया। ओके, थर्ड, inside the shell, inside the spherical shell में R to be less than कैपिटल R। ठीक है, तो अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे कोई चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो लेकिन हम कंसीडर तो करेंगे, कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, Gaussian spherical surface of radius कितने का? कैपिटल R स्मॉल r का। तो ये अंदर बन जाएगा। तो सपोज अगर ये शेल है, कैपिटल R रेडियस का पॉजिटिवली चार्ज है, तो शेल को अंदर बना दो। तो यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा R। तो सबसे पहले जो फ्लक्स होगा थ्रू गॉसियन सरफेस, थ्रू गॉसियन सरफेस फाई दैट इज इक्वल्स टू E डॉट ds। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है और इसका n कैप भी बाहर है, तो 0 डिग्री हो जाएगा, which is E ds cos 0 degree and phi comes out to be E close integral of ds and ds Gaussian वाला लेते हैं which is 4πr²। You can put that as equation 1 और फिर गॉस शो को करोगे using गॉस लॉ। तो यहाँ पर जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा Q enclosed that comes out to be 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। कंडक्टिंग शेल है, सारा का सारा चार्ज फ्लो हो जाएगा। सॉलिड इंसुलेटिंग होता तो रहता, बट वो कोर्स में नहीं है। तो यहाँ से फाई क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 0। तो तुम्हारा फाई क्या हो जाएगा? यहाँ से 0। सेकेंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो अंदर तो है ही नहीं, मतलब जब तक कि यार तुम्हारा रेडियस चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 जा रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ऑन द सरफेस पर ये मैक्सिमम गई विच इज KQ बाय कैपिटल R² एंड उसके बाद इट फॉल्स ऑफ बाय डिस्टेंस 1 बाय R²। ओके, सो ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है जो आता है। सो दिस इज आई थिंक द मोस्ट
जो पूछी जाती है डेरिवेशंस वो हैं. मैंने इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में तुम्हें समझाने की कोशिश करी ही है. नेक्स्ट ऑन सैटरडे आई विल कम अप with another videos. First is MCQs on electromagnetic induction, which is a very good last time revision के लिए, और फिर आगे की और derivations करेंगे. आज की वीडियो में बस इतना ही. Okay, so thank you for watching this video and do like and subscribe and comment below जो भी feedbacks है, and thank you so much for loving the videos and showing your love in the comment sections. So okay, thank you so much again and we'll meet you in the next video.